हेलो गाइस, ये हमारे यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच डायमेंशन एनालिसिस करके कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। हमने लास्ट वाले वीडियो में होमोजेनिटी इक्वेशन एंड एक और एप्लीकेशन जो होता है डायमेंशन एनालिसिस का, करेक्टनेस, फाइंड द करेक्टनेस ऑफ सम इक्वेशन, वो सारे हमने देखे थे। ठीक है, आज ये एक और जो एप्लीकेशन है किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डायमेंशन एनालिसिस को लेके, एंड उसके साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये सारे देखेंगे। तो कॉपी पेन लेके शुरू हो जाओ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसे समझने के लिए हम इसको क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। तो देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है कि डिराइव द इक्वेशन फॉर मोमेंटम व्हेन इट्स डिपेंड्स ऑन mass of any body and the velocity with which the body is moving। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें मोमेंटम का रिलेशन फाइंड करना है किसके साथ, जहां पे कोई एक बॉडी की मास एंड उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। देखो, हम सबको पता है मोमेंटम का इक्वेशन P इज इक्वल टू एम बी ये होता है। पर मान लो एक वक्त के लिए ये मान लो कि हमें ये कोई रिलेशन पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि P M के ऊपर कैसे प्रोपोर्शन है या V के साथ कैसे रिलेशन में है, ये हमें पता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे इसके, देखो हम कैसे लिखेंगे P प्रोपोर्शनल टू M टू द पावर A एंड V टू द पावर B, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। किसी इक्वेशन की करेक्टनेस जब हम देख रहे थे तब हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो करेक्टनेस यही सेम ही बात है कि करेक्टनेस हमें अगर फॉर्मुलेशन करना है तो करेक्टनेस ही पता करना है ना, सेम ही आसपास की चीजें हैं, पर ये एक अलग एप्लीकेशन इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर है। एम के लिए डायमेंशन एम टू द पावर ए, हमें इसका डायमेंशन पता है एम की पावर ए, कैपिटल एम की पावर है। वी हो गई वेलोसिटी की पावर बी, तो इसकी हो गई एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन, उसकी पावर बी इज इक्वल टू एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस बी। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से पता है कि एलएचएस में जितने टर्म होते हैं उनके डायमेंशन आरएचएस के टर्म के डायमेंशन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो हम इसको इससे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एम ए बी टू द पावर बी। प्रोपोर्शनल उड़ गया तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम लिखेंगे P का डायमेंशन मस्ट बी सेम एज K का, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, इन टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो क्या हो जाएगा, देखो मोमेंटम का डायमेंशन हमें पता है m1 l1 टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे m टू द पावर a एल टू द पावर, यहाँ पे देखो ये वाला एल टू द पावर बी टी टू द पावर माइनस बी। तो क्या होगा, देखो a एंड b के लिए हम रिलेशन फाइंड करना है हमें। अच्छा, यहाँ पे देखो हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर हम ये वाले इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो P इज इक्वल टू के एम भी आ जाएगा हमारे पास। एंड एक्सपेरिमेंटली हमें पता है के इज इक्वल टू वन होता है, तो P इज इक्वल टू एम भी। देखो ये वाला रिलेशन आया कि नहीं, मोमेंटम का रिलेशन। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा इजी था। अगर हमें ऐसे पूछता है कि मान लो दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डूइंग एस एच एम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, हमारा 11th के लास्ट में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब एंड द acceleration ड्यू टू
ग्रेविटी। देखो क्या दिया हमें क्वेश्चन में, आप ये खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, उसके बाद में आप सोल्यूशन देखना इसका। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे एक पेंडुलम गिवन है हमें, ठीक है। ये कोई पेंडुलम है जो एसएचएम कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ गिवन है एल, एंड इसकी मास है एम, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा ये किसके साथ प्रोपोर्शन होगा, एल के साथ प्रोपोर्शन होगा। इसके पावर क्या होगा हमें पता नहीं है, इसलिए हमें फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, होमोजेनिटी वाला, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एंड जी टू द पावर सी। करेक्ट। अच्छा, देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इसको हम लिख देंगे टी इज इक्वल टू के एल, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एंड जी टू द पावर सी। देखो हमें टाइम पीरियड ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू के का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी, एंड जी टू द पावर सी। करेक्ट। अच्छा देखो, एल की डायमेंशन हमें पता है, एल क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, तो इसका डायमेंशन होगा एल। एम हो गया मास, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। एंड जी क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल वन टी टू द पावर माइनस टू। करेक्ट है ना। देखो अभी क्या हो जाएगा, हम इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो टी इज इक्वल टू एल टू द पावर ए, इसका पावर ए बी सी सी। अच्छा क्या हो जाएगा, देखो एम टू द पावर बी, एल टू द पावर ए प्लस सी, उसके बाद टी टू द पावर माइनस टू सी। करेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या था, एम की पावर यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जीरो एल जीरो, है ना। तो बी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद टू सी माइनस टू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ से मिल जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, एंड ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो था, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू वन बाई टू। बस इस वैल्यू को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर वन बाई टू, एम टू द पावर जीरो, जी टू द पावर माइनस वन बाई टू। क्या हो गया, देखो टी इज इक्वल टू के रूट ओवर एल बाई। करेक्ट। एंड एक्सपेरिमेंटली जिसको ये फॉर्मूला पता है, क्या होता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई रूट ओवर एन बाई। तो ऐसे हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम एक और क्वेश्चन करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, फाइंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है। एसएचएम कर रहा है कोई एक पार्टिकल, इसकी एनर्जी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है विथ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या गिवन है, ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें ओमेगा, उसके बाद मास हो गई, मास इज इक्वल टू एम, ठीक है। एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के ए टू द पावर ए, ओमेगा टू द पावर बी, एम टू द पावर सी, ठीक है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कोई एक डिस्टेंस होगा, यानी कि लेंथ का डायमेंशन इज इक्वल टू एल। उसके बाद ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी टू द पावर माइनस एम है मास, इसका हो जाएगा एम। करेक्ट। तो क्या होगा, देखो ये वाला एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एनर्जी का डायमेंशन इज इक्वल टू के का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, ए टू द पावर ए, ओमेगा टू द पावर बी, एम टू द पावर सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल टू द पावर ए, ओमेगा की जगह टी टू द पावर माइनस वन, मतलब बी हो जाएगा यहाँ पे, एम टू द पावर सी की जगह हम लिख देंगे एम टू द पावर सी। देखो यहाँ पे एनर्जी का हमें पता है एम वन एल टू टी माइनस टू होता है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एम टू द पावर सी, एल टू द पावर ए, टी टू द पावर माइनस बी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टू, एंड बी इज इक्वल टू हो जाएगा अभी टू। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन अभी देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, E इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए था हमारे पास, मतलब ए का स्क्वायर,
उसके बाद ओमेगा टू द पावर बी था मतलब ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद एम टू द पावर सी था मतलब एम। तो क्या हुआ देखो, E इज इक्वल टू के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन में एक्सपेरिमेंटली हमें पता है के की वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। करेक्ट, ये होती है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सेशन। ठीक है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है देखो, हम फंडामेंटल जो डायमेंशन लेते हैं, किस में लेते हैं हम उसका डायमेंशन, हम एम एल टी में लेते हैं डायमेंशन। वो क्या कर देगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा। कैसे देखो, वो क्वेश्चन में देगा कि इफ, मान लो एफ फोर्स, वी वेलोसिटी एंड टी, ये हो गई टाइम, ये तीनों क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल डायमेंशंस, ये हमें गिवन है कि हम यहाँ पे एम एल टी के फॉर्म में नहीं, एफ वी एंड टी के फॉर्म में लेंगे। ये तीनों हो गई क्या, फंडामेंटल डायमेंशन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। मतलब हमें क्या पूछा है देखो, हम एनर्जी का जो डायमेंशन लिखते हैं एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमें फंडामेंटल डायमेंशन एफ वी एंड टी में फाइंड करना है, मतलब क्या करना है, इसका फॉर्मूला जो है एफ वी एंड टी में फाइंड करना है। तो कैसे देखो इसे करते हैं, हमें देखो सेम प्रोसीजर ई इज इक्वल टू हम लिख देंगे। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम तो यहाँ पे एम एल टी फंडामेंटल डायमेंशन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसे सेम प्रोसीजर से ही हमें करना है। कैसे देखो, हम यहाँ पे कर देंगे E इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए वी टू द पावर बी एंड टी टू द पावर सी। ठीक है, डायमेंशन सेम होना चाहिए दोनों तरफ का। एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, एम टू द पावर वन एल टू द पावर टू टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, एम वन एल वन टी माइनस टू की पावर ए। वेलोसिटी की हमें पता है, एल टू द पावर वन टी टू द पावर माइनस वन की बी, टी की पता है टी टू द पावर सी। क्या हो जाएगा देखो, के का डायमेंशन नहीं है, हम लिखेंगे एल टू द पावर ए एम टू द पावर ए एल टू द पावर ए प्लस बी एंड टी टू द पावर माइनस टू ए माइनस टू बी, सॉरी माइनस बी प्लस सी। करेक्ट। अच्छा देखो, फिर अगेन यहाँ पे हम ऐसे ही सेम कर देंगे, ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू टू हो जाएगा, माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वन हमें मिल गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वन, आया ना। उसके बाद ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस टू माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, यहाँ पे हो गया माइनस थ्री प्लस सी इज इक्वल टू माइनस टू, दैट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू वन। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वन वन एंड वन। करेक्ट, देखो अभी यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें उस वैल्यू को। हम क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू के एफ, एफ टू द पावर ए था वन, उसके बाद क्या था, भी वेलोसिटी, भी एंड टी। करेक्ट, तो ये आ गई फॉर्मूला एनर्जी की इन टर्म ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। करेक्ट, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। होमोजेनिटी में क्या देखा हमने, पहले हम करेक्टनेस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद कोई इक्वेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है हम लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिमिटेशंस देखो, पहले पॉइंट में हम लिखेंगे दिस प्रोसीजर द प्रोसेस इज नॉट applicable for constants with डायमेंशन। जैसे हमने देखो डायमेंशन निकालने वाले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका इसके पास डायमेंशन होता है। पर जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो भी इक्वेशन यहाँ पे ले रहे थे, देखो हम किसी में कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं ले रहे थे। तो हमें क्या, ये देखो जैसे हम यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिला था, हाफ मिला था। ये सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आते हैं, है ना। तो अगर हम ये वाले प्रोसीजर से करेंगे तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिलेगा, ये हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो इसके वजह से ये हो गई एक लिमिटेशन कि हम कोई जो कांस्टेंट के पास डायमेंशन होती है उसकी हम क्या क्या नहीं कर सकते,
फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास भी तो कांस्टेंट है। हम कोई फॉर्मूला प्रोपोर्शन में लेते हैं, फॉर्मूला जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बाद में आता है, पर इसके पास अगर डायमेंशन होगा तो ये पूरा इक्वेशन को क्या कर देगा, मतलब ये पूरे इक्वेशन के डायमेंशन को गलत कर देगा। इसके वजह से जिस कंस्टेंट के पास डायमेंशन होती है, हम उस कंस्टेंट की वो वाले फॉर्मूला इस प्रोसीजर से कैलकुलेट नहीं कर सकते। करेक्ट। उसके बाद देखो, दिस प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्म्स हैविंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन। क्या बोल रहा है ये, देखो देखो हम यहाँ पे जो भी कर रहे थे, हम समथिंग एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई लेके कर रहे थे, तो हम क्या कर सकते हैं, बस ये प्रोपोर्शनल, ये प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाले फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं यहाँ से। हम एडिशन वाले फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। जैसे देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, या भी इज इक्वल टू यू प्लस एट्टी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं, हम इनका अगर डायमेंशन निकालें, हम इसके बीच में एडिशन आएगा या सब्सट्रैक्शन आएगा, कौन से टर्म के बीच में एडिशन आएगा, कौन से दो टर्म के बीच में आएगा या तीन टर्म के बीच में आएगा, हम इसको ये वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ये इसका एक और लिमिटेशन रह जाता है। उसके बाद देखो, दिस प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्म्स हैविंग पावर्स। पावर्स मतलब जो लीनियर नंबर वाले पावर, जो जो हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो कोई ई टू द पावर समथिंग एक्स गिवन है, हम इसका कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर की डायमेंशन तो जीरो होती है। हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन अगर कैलकुलेट करके करें, ये पावर वाले टर्म आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड उसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं, दीज प्रोसीजर्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एंगुलर टर्म्स। एंगुलर टर्म जैसे देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म होते हैं, इनकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। और एक इक्वेशन, जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, सम एक्स इज इक्वल टू वाई जेड साइन थीटा, हम तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर लगाकर डायमेंशन एनालिसिस यूज करके करेंगे, तो हम ये एक्स इज इक्वल टू वाई जेड तक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो डायमेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी कांस्टेंट का, डायमेंशन नहीं है यहाँ पे साइन एंगुलर थीटा वाले, क्योंकि +1 -1 से वेरी करता है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 की तरफ वेरी करता है। तो हम ये वाले टर्म यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये चार थे लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, आई होप देखो हमारे डायमेंशन के होमोजेनिटी इक्वेशन एप्लीकेशंस दो थे जो इम्पोर्टेंट, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, इसको हमने देख लिया डायमेंशनल एनालिसिस में। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से ही आएगा। उसके बाद ये चार थे लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस में। नेक्स्ट वीडियो में शायद हम एरर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।